खुद को देखो, कितनी बुरी हालत है। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर में विवियन सिंक्लेयर ने मुझसे शादी की थी। हर कोई कहता था कि उसने सिर्फ़ मेरे भाई को चिढ़ाने के लिए मुझसे शादी की है। लेकिन कार एक्सीडेंट में उसकी मौत के बाद उसने सब कुछ मेरे नाम छोड़ दिया। सब कुछ, यहाँ तक कि एक छोटा-सा वॉइस रिकॉर्डर भी। मैंने प्ले का बटन दबाया और उसकी मीठी, कोमल आवाज़ से कमरा गूंज उठा। "आद्रियन, क्या तुम भी मुझे बस थोड़ा-सा प्यार कर सकते हो?" इतने सालों बाद आखिरकार मुझे वो प्यार दिख गया, जिसे उसने बर्फ़ के नीचे दबा रखा था। एक ऐसा प्यार जो इतना विशाल, इतना खामोश और इतना दिल तोड़ने वाला था। और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब मैंने दोबारा अपनी आँखें खोलीं, तो मेरा पुनर्जन्म हो चुका था। मेरी गोद लेने वाली माँ मेरा हाथ पकड़कर भीख माँग रही थी। "आद्रियन, कृपया अपने भाई के लिए जेल चले जाओ।" "क्या तुम नहीं जाओगे?" 16 साल का होने से पहले मैं हेल परिवार का गर्वित उत्तराधिकारी था। मेरे माता-पिता मुझे प्यार करते थे। मेरी बहन मुझे बहुत मानती थी। मैं बिना किसी चिंता के ज़िंदगी जी रहा था। जब तक कि एक दिन ब्रैंडन हेल एक डीएनए टेस्ट के साथ हमारे दरवाजे पर नहीं आ गया। तब मुझे पता चला कि नर्स ने जन्म के समय हमें बदल दिया। वह हेल परिवार का असली उत्तराधिकारी था। मैं तो बस एक बहरूपिया था, उनके घोंसले में एक कोयल। मैं जाना चाहता था। लेकिन मेरे असली माता-पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। हेल परिवार मुझे अनाथ होते हुए नहीं देख सका। इसलिए उन्होंने औपचारिक रूप से मुझे गोद ले लिया। मेरे गोद लेने वाले माता-पिता ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। बहन शेरी ने कभी मुझे खुद से दूर नहीं किया और ब्रेंडन ने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी। मैं आभारी था। लेकिन बाद में फिल्म सेट के बैकस्टेज पर एक साथी अभिनेता के साथ ब्रेंडन की बहस हो गई। लड़ाई के दौरान वह आदमी सीढ़ियों से नीचे गिर गया। वह कोमा में चला गया। वहां कोई सुरक्षा कैमरे नहीं थे, लेकिन किसी को तो इल्जाम लेना ही था और इत्तेफाक से मैं वहां मौजूद था और मैंने सब कुछ देखा था। मेरी गोद लेने वाली माँ रोते हुए मेरे पास आई और मुझसे बी रैंडोन का इल्जाम अपने सिर लेने की भीख मांगने लगी। ब्रेंड अपने घुटनों के बल गिर पड़ा, खुद को थप्पड़ मारे और मुझसे माफी मांगी। इसलिए मैंने सिर हिला दी। मैंने ब्रैंडन का इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया। मैं जेल गया और सब कुछ सहा। शुरुआत में परिवार वाले मिलने आते थे, कभी अपराध बोध से, कभी दुःख से रोते हुए, लेकिन धीरे-धीरे कोई नहीं आया। एक बार जेल में एक कार्यक्रम हुआ था। वार्डन ने हमसे हमारी रिहाई के बाद की योजनाओं के बारे में पूछा। मैंने सावधानी से लिखने से पहले बहुत देर तक सोचा। बाहर निकलने के बाद मैं मॉम और डैड को देखना चाहता हूँ। मेरे बगल वाले कैदी ने मेरे इतने सीधे जवाब पर हँस दिया। मैं बस मुस्कुराया। मैंने कोई बहस नहीं की। लेकिन जब आखिरकार वह दिन आया और मैं जेल से बाहर निकला, तो वहाँ कोई नहीं था। केवल हेल परिवार का सहायक आया था और वह मुझे सीधे एयरपोर्ट ले गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर उसने मुझे एक बड़ी रकम सौंप दी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सब समझ गया। मॉम और डैड अब मुझे नहीं चाहते थे। हेल परिवार ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने पैसे नहीं लिए, अपने घमंड की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं फिर कभी उनका कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। उन्होंने मुझे 20 साल तक पाला। मैंने उनके बेटे के लिए 5 साल जेल काटी। अब हमारा हिसाब बराबर था। मैंने एक छोटा-सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। आखिरकार एक ऐसी नौकरी ढूँढने से पहले मैं बुरी तरह थक चुका था, जहाँ मेरे आपराधिक रिकॉर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन केवल 2 हफ़्ते बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। जब मैंने उनसे कारण पूछा, तो उन्होंने आखिरकार कहा, "तुमने किसी ऐसे इंसान से पंगा लिया है जिसे तुम्हें नहीं लेना चाहिए था।" मैं सुन रह गया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह इंसान जिससे मुझे पंगा नहीं लेना चाहिए था। हिल परिवार के अलावा और कौन हो सकता था? उस दिन मैं अपना बैग पकड़कर सड़क पर निकला। हल्की बारिश हो रही थी। हवा में ठंडी बूंदें मेरे चेहरे से फिसल रही थीं। जैसे ही मैं सेंट्रल प्लाजा के पास से गुजरा, एक विशाल स्क्रीन पर ब्रैंडन का लाइव प्रसारण हो रहा था। मैं रुका और ऊपर देखा। अवार्ड स्टेज पर वह सुंदर और आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। वह अपना आकर्षण बिखेर रहा था। कैमरा घूमा और मैंने अपने गोद लेने वाले माता पिता को देखा। वे उसे आंखों में आंसू लिए ऐसे देख रहे थे, जैसे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना देख रहे हों। उनकी आंखें प्यार से भरी थी। मुझे नहीं पता क्यों मुझे अचानक पहली बार अपनी गोद लेने वाली माँ का जेल में मुझसे मिलने आना याद आ गया। उसने देखा था कि मैं कितना कमज़ोर हो गया था और उसने रोते हुए वादा किया था, "जब तुम बाहर आओगे तो मॉम पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखेगी। मॉम तुमसे प्यार करती है।" लेकिन जब मैंने उसे आखिरी बार 2 साल पहले देखा था, तो उसके चेहरे पर केवल अपराध बोध की एक हल्की-सी झलक थी। अद्रियन, ब्रैंडन की सगाई विवियन सिंक्ले से हो रही है। वह सच में उससे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे बाहर आने के बाद क्या तुम यह शहर छोड़ दोगे? हम नहीं चाहते कि सिंक्लेयर परिवार को तुम्हारे अतीत के बारे में पता चले। विवियन सिंक्लेयर, सिंक्लेयर परिवार की उत्तराधिकारिणी। जेल में हमारे पास टेलीविज़न था। मैं कभी हाइफ़न कभी बीरेंडन और विवियन के गहरे, जुनूनी प्यार के बारे में सुना करता था। लोग कहते थे कि विवियन अपने दायरे की मशहूर सोशलाइट थी, लेकिन ब्रैंडन के लिए वह शांत हो गई थी। उसने उस मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा, जिससे वह कभी नफ़रत करती थी। व्यक्तिगत रूप से उसे पुरस्कार दिए, उसके लिए रास्ते बनाए और उसे अपने हर संपर्क दिए। कभी-कभी मुझे जलन होती थी कि उसके पास ऐसे माता हाइफ़न पिता थे जो उससे प्यार करते थे। एक ऐसी गर्लफ्रेंड थी जो उसे बहुत चाहती थी। कुछ ही सालों में उसके पास सब कुछ था, करियर और प्यार। मेरी तरह नहीं, न माता-पिता, न करियर, न प्रेमी और न ही कोई मुझे प्यार करने वाला। रही बात विवियन की, बाद में मुझसे शादी करना, वह एक हादसा था। नौकरी से निकाले जाने के बाद मैं अपने गृहनगर वापस चला गया और एक वेटर के रूप में नौकरी कर ली। काम मुझे व्यस्त रखता था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसे कैसे पता चला। लेकिन जब वो मुझे ढूँढने आई, तो मैं एक ग्राहक को बियर परोस रहा था।
वह आदमी इस नशे में था और महिला मालिक के साथ बदतमीजी करने लगा था। मैंने त्योरी चढ़ाई और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह आदमी गुस्से में आग बबूला हो, उसने मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। टूटी हुई बोतलें और गर्म खाना मुझ पर छलक गया, जिससे मेरी त्वचा जलने लगी। वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह लगातार गालियां दे रहा था और उसने फिर से मुझ पर हमला किया। लेकिन अगले ही सेकंड खामोशी छा गई। मैंने अपनी आंखें खोली और विवियन की चमकीली तारों जैसी नजरों से मिला। उसने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी, आलस भरी और बिना ज्यादा गर्माहट के। आद्रियन, क्या तुम्हारी यही हालत हो गई है? मैं खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से खाना झाड़ा, सिर हिलाया और उसके पास से गुजरने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद मेरे पीछे से उसकी आवाज गूंजी, ईड्रीन। मैं पीछे मुड़ा। खुद को देखो, कितनी बुरी हालत है। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? विवियन ने मुझे गंभीरता से देखा। उसकी आंखें गहरी और समझ से बाहर थीं, लेकिन उसकी आवाज सच्ची थी। सच कहूं तो तुम्हारे भाई ब्रेंडन ने मुझे छोड़ दिया है और मेरा मूड बहुत खराब। हेल परिवार ने तुम्हारी यह हालत कर दी है। हम खुद को पीड़ितों का गठबंधन कह सकते हैं। तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा है। मुझसे शादी करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता। फिर डर किस बात का? मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप इंतजार करती रही। एक ठंडी हवा चली और मैं बिना सोचे कांप उठा। विवियन ने अपना कस्टम मेड कोट उतारा और उसे मेरे कंधों पर डाल दिया। उस पल मेरी सांसों में उसके परफ्यूम की हल्की सी महक भर गई। बाद में जब हमारी शादी की खबर फैली तो इंडस्ट्री में तहलका मच गया। हर किसी ने कहा कि विवियन ने सिर्फ ब्रैंडन को चिढ़ाने के लिए मुझसे शादी की है। शादी में जब विवियन ने कहा हाँ मुझे इस कबूल है, तो मैंने दर्शकों में ब्रैंडन को देखा। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह अपना आपा खोकर वहां से चला गया। मैंने अपने बगल में खड़ी विवियन को देखा। वह बस मुस्कुराई। उसने ब्रैंडन की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा, जैसे कि उसने कभी उसे प्यार ही न किया हो, जैसे कि उसे सच में कोई परवाह न हो। हमारी शादी के बाद विवियन ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसने मुझे अपने निजी सहायक की नौकरी दी ताकि हम दिन के हर पल एक साथ रहें। जब मैंने कारण पूछा तो उसने मुझे चिढ़ाते हुए एक मुस्कान दी। मैं तुम्हारे जैसे सुंदर आदमी को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या होगा अगर कोई चोर तुम्हें चुरा ले जाए? अगर तुम्हारी मासूमियत खो गई तो क्या वह मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? मैं उसके इस बेशर्म मजाक पर हंसा और मैंने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। जेल में अपने सालों के दौरान मैंने बहुत कुछ सहा था। मेरा शरीर कोई भी तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आम इंसान के लिए जो एक साधारण सर्दी होती, वह मुझे गंभीर रूप से बीमार कर देती थी। बाद में विवियन ने मेरे इलाज के लिए एक मशहूर डॉक्टर को रखा और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। मेरे बिस्तर के पास उसने मेरा हाथ पकड़ा, गंभीर और लगभग श्रद्धापूर्ण। मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है, तुम्हें मुझसे पहले मरने की इजाजत नहीं है। मैं जानता था कि उसकी बातें बचकानी थी, लेकिन उसकी खट्टी मीठी आंखों में देखकर मैंने फिर भी हाँ में सिर हिला दिया। मुझे समझ नहीं आया कि वह इतनी उदास क्यों थी, लेकिन मैंने बहुत पहले ही सवाल न पूछना, दखल न देना सीख लिया था। इसी तरह हम एक साथ बूढ़े होने वाले थे। लेकिन अंत में जिसने अपना वादा तोड़ा वह मैं नहीं था, वह विवियन थी। मिस्टर ऑद्रियन, मिस विवियन का कल सुबह 4:10 पर एक भयानक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उन्हें बचाने की कोशिशें नाकाम रहीं। जब मैंने धक्का देकर अस्पताल का दरवाज़ा खोला तो मिस्टर और मिसेज सिंक्लेयर पहले ही फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने खुद विवियन के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। कई लोगों ने कभी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। विशेष रूप से ब्रैंडन ने अपने प्यार को नफरत में बदल दिया था और वह हमेशा मेरे गिरने का इंतजार करता था। जब सिंक्लेयर माता पिता अंतिम संस्कार से गए तो उनकी कमर झुक गई थी और वे अब वे गर्वित लोग नहीं रहे थे जो वे कभी हुआ करते। एक हफ्ते बाद विवियन के वकील अटॉर्नी चेस विरासत हस्तांतरण के दस्तावेजों के साथ मेरे पास आए। जाते समय उन्होंने मुझे एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर सौंपा। यह मिस सिंक्लेयर का था। इसे ठीक कर दिया गया है। मुझे यकीन है कि आपको इसकी ज़रूरत होगी। विवियन ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति और शेयर मेरे नाम छोड़ दिए थे। मैंने रिकॉर्डर पर प्ले बटन दबाया। यह विवियन की कोमल आवाज़ थी। अद्रियन, मैंने ब्रैंडन को चिढ़ाने के लिए तुमसे शादी नहीं की थी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन अंदर से मैं अजीब तरह से शांत था, जैसे कि मैं ये हमेशा से जानता था। शायद तुम भूल गए हो कि हम पहले भी मिल चुके हैं। स्कूल के दिनों में तुम वह स्टार सीनियर थे जिसकी हर कोई तारीफ करता था, हर टीचर के चहेते छात्र। मेरी मेंटर हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती थी। हर बार जब वह तुम्हारे टीचर से बात करके लौटती तो वह मुझसे कहती थी, विवियन, मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहती, मुझसे दूर रहो। मैं बिना सोचे धीरे से हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैं उस समय सच में तुमसे नफरत करती थी, लेकिन मैं तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाती थी। मुझे अपनी भावनाएं थोड़ी शर्मनाक लगती थीं। लेकिन फिर तुम जेल चले गए, और वह भी तथाकथित हमले के आरोपों की वजह से। मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। मुझे सच बाहर निकालना ही था। लेकिन दुर्भाग्य से हेल परिवार ने हर एक सुराग मिटा दिया था। इसलिए मैंने ब्रैंडन पर अपनी नजरें टिका दी। तो विवियन और ब्रैंडन की मशहूर प्रेम कहानी सच को बाहर निकालने के लिए उसके मुखौटे के अलावा और कुछ नहीं थी। विवियन को उम्मीद नहीं थी कि ब्रैंडन का मुंह इतना बंद होगा, लेकिन फिर भी अंत में उसे छोटे छोटे सुराग मिल ही गए। मुझे अचानक याद आया कि हमारी शादी से पहले विवियन ने एक बार मुझसे बहुत ही उत्साह के साथ पूछा था, आद्रीन, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? मैंने ना में सिर हिला दिया था। नहीं, हमारा हिसाब बराबर हो गया है। इतने समय के बाद मैं आखिरकार समझ गया। उस दिन उसने निश्चित रूप से सच का पता लगा लिया होगा। उसने मेरे लिए सच ढूंढ निकाला था और फिर मेरे लिए उसने उसे दफना दिया था। उसने जो कुछ भी किया वह सब मेरे लिए था। मेरे अंदर की भावनाएं जोरों से उमड़ने लगी। मैंने सबको बेवकूफ़ बनाया। मैंने तुम्हें भी बेवकूफ़ बनाया। तो मेरी एक्टिंग सच में गजब की रही होगी।
क्या तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें ढूँढने गई थी और तुमसे शादी करने के लिए कहा था, तो तुम्हारे चेहरे का भाव, तुम्हारी आँखों का भाव कितना प्यारा था। छोड़ो इसे, मैं फिर से बकवास कर रही हूँ। सच तो यह है कि मैं हमेशा तुमसे पूछना चाहती थी, आद्रियन, क्या तुम भी मुझे बस थोड़ा-सा प्यार कर सकते हो? शायद मैं इस ज़िंदगी में तुम्हारा जवाब कभी न सुन पाऊँ, इसलिए जब मैं अगले जन्म में तुम्हें ढूँढ लूँ, तो मुझे तब बता देना। मैंने उसके आखिरी शब्द साफ सुने। उसने कहा था, आद्रियन, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जो भी भावनाएँ कैद कर रखी थीं, वे अचानक फूट पड़ी। एक के बाद एक मेरे आँसू बहने लगे। इतने समय के बाद मैं आखिरकार विवियन के उस विशाल और छिपे हुए प्यार को देख सकता हूँ, जो उसके मन में मेरे लिए था। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। खाली लिविंग रूम में विवियन कुछ दिन पहले जो लिली के फूल घर लाई थी, वे अभी भी मेज़ पर रखे हैं। मुझे हमेशा से लिली के फूल पसंद थे, इसलिए वह बड़े गर्व से उन्हें मेरे पास लाई थी, जैसे कि कोई खजाना पेश कर रही हो। आद्रियन, उसने कहा था, क्या इनकी महक अच्छी है? मैंने हर एक फूल खुद चुना है। अब से मैं हमारे घर के लिए सारे फूल खुद चुनूंगी। इनकी महक बहुत लाजवाब है। उस समय उसकी आंखों की हल्की सी हंसी एक कोमल तारों की रोशनी की तरह थी। मैं ना कैसे कह सकता था, लेकिन जिसने वादा किया था उसने झूठ बोला था। वह पहले ही चली गई, और वह उन लिली के फूलों की आखिरी रोशनी भी अपने साथ ले गई। खिड़की से छनकर चांदनी मेरे शरीर पर पड़ती है। मैं हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ठंडक महसूस होती है। एक हफ्ते बाद मैं अटॉर्नी चेइस से मिलने जाता हूँ। अटॉर्नी चेइस, कृपया विवियन की संपत्ति एक अनाथालय को दान कर दें। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर एड्रियन, क्या आपने कभी मिस विवियन से प्यार किया था? मैं बस मुस्कुरा दिया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कई महीने एक धुंध में गुजर जाते हैं, मुझे नहीं पता कि कितने। मुझे बस इतना याद है कि एक दिन मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया था। अपने बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। मैं सोचता हूँ कि अटॉर्नी चेस ने मुझसे क्या पूछा था, कि क्या मैंने कभी विवियन से प्यार किया था। मैंने किया था, मैंने हमेशा किया था। धीरे धीरे मेरा होश जाने लगता है। जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलता हूँ, तो मेरा पुनर्जन्म हो चुका होता है। मेरी गोद लेने वाली माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। आदरिन, मॉम तुमसे भीख मांग रही है, कृपया अपने भाई को बचा लो, वह अभी बहुत छोटा है। वह जेल कैसे जा सकता है? मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। मेरा वह मतलब नहीं था। मैं जेल नहीं जाना, चाहे एक बड़ा स्टार हूँ। अगर मैं जेल गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ब्रैंडन अपने घुटनों के बल जोर जोर से रो रहा है। मुझे जेल मत जाने दो। मिस्टर हेल उसे कसकर पकड़ते हैं और उसे दिलासा देते हैं, बेटा तुम ठीक हो जाओगे। मिसेज हेल मेरा हाथ पकड़ती हैं। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, उनकी आवाज़ रुंधी हुई है, फिर भी बहुत सच्ची लग रही है। कृपया आड्रियन, उसके लिए जेल चले जाओ, क्या तुम नहीं जाओगे? मैं खामोशी से मिसेज हेल को देखता हूँ। घटना वाली जगह पर कोई कैमरे नहीं थे। वहां सिर्फ तुम और ब्रैंडन थे। जब तक तुम यह मान लोगे कि तुमने गलती से उस अभिनेता को धक्का दे दिया था, पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा। अद्रियन, चिंता मत करो। तुम्हारे अंदर जाने के बाद मॉम तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लेगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी। तुम्हारे बाहर आने के बाद हेल परिवार तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ देगा, मेरी पूरी जिंदगी के लिए। उसने पिछली बार भी यही कहा था, लेकिन वह वादा केवल 1 साल तक चला था। जब कोई वादा खत्म हो जाता है, तो जाहिर है कि उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। मैं धीरे से मिसेज हेल से अपना हाथ छुड़ाता हूँ और कहता हूँ, नहीं, मेरी पिछली जिंदगी में जेल में मुझे एकांत कारावास से बाहर फेंक दिया गया था। फिर मेरे रूप रंग की वजह से मुझे गुंडों, मारपीट, गालियों और असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा था। केवल शरी कभी कभी मुझसे मिलने आता। फिर एक दिन मेरे खाने में नाइट्राइट का जहर मिला दिया गया था और मुझे मेडिकल पैरोल मिल गई थी। मिसेज हेल मेरे अस्पताल के बिस्तर पर आई थी। उस दिन उसने मुझे एक हल्की सी बेप्सी के साथ नीची नज़र से देखा था। आखिरकार यह जेल है, कोई छुट्टी नहीं। थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। आड्रियन, ब्रैंडन को दोष मत दो। वह जल्द ही बिजनेस के लिए विदेश जा रहा है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। शायद मेरे पास अब तुमसे मिलने आने का समय नहीं होगा। मिसेज हिल सन्न रह जाती हैं। उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं, जो हमेशा इतना आज्ञाकारी था, उन्हें मना कर दूंगा। मेरा पुनर्जन्म हो गया है। मैं अपनी गलतियों को दोहराने के लिए वापस नहीं आया हूँ। मैं फिर बोलता हूँ, शांत और दृढ़ता से, मॉम, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे 20 साल तक पाला, लेकिन मैं उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे स्वार्थी कहो, मुझे एहसान फरामोश कहो, लेकिन मैं उसका इल्जाम अपने सिर नहीं लूंगा। एड्रियन, मेरा इनकार मिस्टर हेल को गुस्से में पागल कर देता है। सालों तक हेल परिवार द्वारा दिए गए सभी फायदों का आनंद लेने के बाद तुम इसे चुकाने के लिए एक उंगली तक नहीं उठाओगे। मिसेस हेल और ब्रैंडन ऐसे रो रहे हैं जैसे उनके दिल टूट रहे हो, लेकिन यह देखकर कि मैं टस से मस नहीं होऊंगा, उन्हें चिंता होती है कि मैं भाग जाऊंगा। इसलिए वे मुझे मेरे कमरे में बंद कर देते हैं। केवल शरी ही पूरे समय चुप रहती है। मेरी पिछली जिंदगी की तरह मिसेज हेल मेरा फोन छीन लेती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरे पास एक बैकअप है। मैं अपना दूसरा फोन खोलता हूँ। फ्रैंक, वह अभिनेता जो कल घायल होकर कोमा में चला गया था, उसके बारे में खबर पहले ही ट्रेंड कर रही है। सुराग बहुत कम है। एक पपराजी फोटोग्राफर ने किसी की पीठ की बस एक धुंधली तस्वीर खींची थी, जिसके साथ लिखा था, ब्रैंडन और उसका भाई आद्रियन एक बार कुछ समय के लिए फ्रैंक के साथ अकेले थे। पुलिस पहले ही रास्ते में होनी चाहिए। मैं अपने बैकअप फोन को स्क्रॉल करता हूँ और अनजाने में एक जाना पहचाना नंबर डायल करता हूँ। मैं उन नंबरों को घूरता हूँ, एक पल के लिए सुन्न रह जाता हूँ, लेकिन अंत में मैं कॉल का बटन नहीं दबाता। मेरे अंदर कुछ डरा हुआ है। इस बात से डरा हुआ कि दूसरी तरफ मौजूद इंसान शायद वह न हो जिसे मैं जानता। इस बात से और भी ज्यादा डरा हुआ कि अगर मैं इस सपने से जाग गया तो मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं खड़ा होता हूँ और पर्दे हटाता हूँ। गर्म धूप मेरे शरीर पर पड़ती है, जिसके नीचे हल्की सी ठंडक है। बाहर मैं पुलिस और मिस्टर हेल की रहस्यमयी नजरों को देखता हूँ। मैं मदद के लिए विवियन को मैसेज नहीं करूंगा। मेरी पिछली जिंदगी में विवियन ने मुझे बचाया था।
इस ज़िंदगी में मैं खुद को बचाऊँगा और साफ़ और गरिमा के साथ उसके पास चल कर जाऊँगा। मॉम, कृपया एक बार फिर से पुष्टि करें कि घटना के समय आप कहाँ थीं? पुलिस की पूछताछ का सामना करते हुए मैं मिसेज़ हेल की मिन्नतें करती आँखों को नज़रअंदाज कर देता हूँ। मेरी पिछली ज़िंदगी में मामला जल्दी बंद हो गया था, क्योंकि मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और यहाँ तक कि अपनी बेगुनाही के सबूत भी मिटा दिए थे। लेकिन इस बार मैं इतनी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। 20 साल का एहसान मेरी पिछली ज़िंदगी में ही चुका दिया गया। उनसे नफ़रत न करना ही वह सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं दे सकता हूँ। मेरे शांत स्वभाव की तुलना में ब्रैंडन को जब ले जाया जा रहा है, तो वह और भी ज़्यादा घबराया हुआ और दोषी लग रहा है। मिसेज़ हिल पागलों की तरह चीखती हैं, "उसे जाने दो, मेरे बेटे को छोड़ दो।" मिस्टर हिल का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया है। वह मुझ पर जो भी नज़र डालता है, वह किसी दुश्मन को देखने जैसी होती है। वह मुझे चीर-फाड़ देने के लिए तैयार दिखता है। हमें उसे थाने ले जाना होगा। बेटे डरो मत, हम इसे ठीक करने का कोई रास्ता ढूँढ लेंगे। तभी एस हैरी मेरे पास चल कर आती है। वह धीरे से कहती है, हेल परिवार में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह घर छोड़ दो। क्या तुम मुझे दोष देते हो? शे रुकती है। वह कोई जवाब नहीं देती। वह बस मुझे देखती है। आद्रियन, तुम भी मेरे भाई हो। उसने मेरी पिछली जिंदगी में भी यही शब्द कहे थे। उसने मुझे इल्जाम अपने सिर लेने के लिए कहा था। जब मैंने पूछा क्यों, तो उसने मुझे नीची नजर से देखा था। उसकी आंखें हवा और बारिश की तरह थीं, कोमल और दया से भरी हुई। मैंने उसकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन इस बार मैंने सुनने का फैसला किया है। मिस्टर और मिसेज हेल अब मुझसे बहुत नफरत करते होंगे। अब यहाँ और रुकने से केवल और परेशानी ही आएगी। शेरी, अपना ख्याल रखना। एड्रियन, इस बार अपने लिए जीना। मैं अपना सामान पैक करता हूँ और हेल परिवार के घर से बाहर निकल जाता हूँ। फिर मैं गिरे हुए गूलर के पत्तों से ढकी सड़क पर चलता हूँ। मैं आगे देखता हूँ, हवा चलती है, पत्तों को उड़ाती है। ठीक इसी पल सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ती है, गर्म और कोमल। और ठीक तभी एक आकृति अचानक मेरे सामने आ जाती है। इड्रियन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सुन्न रह जाता हूँ। हाँ, मेरे सामने खड़ी महिला और कोई नहीं बल्कि विवियन है, एक बहुत छोटी विवियन। अतीत की यादें मेरे दिमाग में कौन जाती हैं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मैं एक सेकंड के लिए भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। तुम एक बड़े आदमी होकर क्यों रो रहे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या मैं रो रहा हूँ? किस बारे में? उसे दोबारा देखकर मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी से मेरे दिल में दबी हर एक भावना आंसुओं में बदल जाती है। वे मेरे सीने से बाहर बह निकलते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। विवियन की नजरें बोलने से पहले 2 सेकंड के लिए मेरे सूटकेस पर टिकती हैं। एड्रीन, क्या तुम घर से भाग गए हो? मैं मजाक में आधा जवाब देता हूँ। हाँ, मैं अभी अभी भाग आया हूँ। क्या तुम मुझे कुछ रातों के लिए अपने यहाँ पनाह देना चाहती हो? बिल्कुल। अगर तुम आने की हिम्मत करते हो, तो मैं भी तुम्हें पनाह देने की हिम्मत करती हूँ। और इसी तरह मैं विवियन के पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट में जाता हूँ। ठंडा और बिल्कुल कम सामान वाला। यही उसका अंदाज है। मेरी पिछली जिंदगी में विवियन की मौत के बाद मैं यहाँ कुछ समय के लिए रहा था। मैं पहले से ही इसके लेआउट को जानता हूँ। मैं सीधे अपार्टमेंट के पीछे वाले बाथरूम में जाता हूँ, कुछ हद तक याद करने के लिए, कुछ हद तक शोक मनाने के लिए। शीशे में अपनी सूजी हुई आंखों और बिखरे हुए चेहरे को देखता हूँ। मैं एक हल्की सी आह भरता हूँ। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती। मैंने गरिमा के साथ विवियन का सामना करने का फैसला किया था, लेकिन हर बार जब हम मिलते हैं, तो मेरी हालत हमेशा बहुत खराब होती। जब मैं बाथरूम से बाहर निकलता हूँ, तो विवियन दीवार के सहारे इंतजार कर रही होती है। उसने पूछा कि क्या हुआ। मैं शांति से उसे सब कुछ बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उससे छिपाऊंगा। सुनने के बाद विवियन रुकती है। तो हेल परिवार चाहता है कि तुम इल्जाम अपने सिर ले लो। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। फ्रैंक अभी भी कोमा में है और अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। जब तक वह उठ नहीं जाता, मामला बंद नहीं किया जा सकता। भले ही ब्रैंडन अब मुख्य संदिग्ध है, फिर भी तुम पूरी तरह से शक के घेरे से बाहर नहीं हो। बोलते बोलते उसके चेहरे का रंग गहरा हो जाता है। मैं अचानक बीच में बोल पड़ता हूँ, विवियन, मुझे थोड़ी भूख लगी है, मेरे लिए खाने को कुछ ले आओ। बिना किसी तनाव के मेरी चमकदार बेफिक्र आंखों को देखकर वह लाचारी से आ भरती है। मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ, एक पल रुको। मैं सिर हिलाता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे पेट की हालत बहुत खराब थी, इसलिए विवियन ने औषधीय खाना बनाना सीखा और हर दिन मेरे लिए खाना बनाया। उसका खाना लाजवाब था। मुझे लगता था कि उसे ईशा से खाना बनाना आता था, लेकिन अब उसे आपस में चिपके हुए नूडल्स का एक गुच्छा लाते हुए देखकर मुझे अचानक एहसास होता है कि विवियन, जो एक सच्ची उत्तराधिकारिणी थी, उसकी तो हमेशा खातिरदारी होती थी। उसे शुरुआत से खाना बनाना कैसे आ सकता? उसने ये मेरे लिए सीखा था। सब कुछ हमेशा मेरे लिए ही था। मैं अपनी चॉपस्टिक्स उठाता हूँ और एक निवाला लेता हूँ। विवियन मुझे चमकदार उम्मीद भरी आंखों से देखती है, छोटे छोटे तारों से भरी आंखें, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल मेरी यादों वाली उस महिला की तरह जिसने कभी मुस्कुराकर पूछा था कि क्या मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं अपना सिर झुकाता हूँ, अपने सीने की कड़वाहट को रोकता हूँ और मजबूती से सिर हिलाता हूँ। यह अच्छा है। थोड़ा नमकीन है, लेकिन मुझे यह पसंद है। चूंकि मैंने कहा था कि यह थोड़ा नमकीन है, वह पूरा कटोरा कचरे में फेंक देती है। फिर वह चॉपस्टिक्स उठाती है और खुद एक निवाला खाकर देखती है। अगले ही सेकंड चॉपस्टिक्स भी कचरे में चली जाती हैं। यह बहुत बुरा है। मैं खाना नहीं बना सकती, लेकिन क्या यह सच में इतना बुरा है? कोई बात नहीं, भविष्य में तुम्हारा खाना बनाना लाजवाब हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता खाने वाला हूँगा। अद्रीन, भविष्य में तुम मेरे क्या होगे? तुम्हारा प्रेमी, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करोगी। मुझे लगा कि विवियन सन्न रह जाएगी या त्योरियां चढ़ाएगी या और सवाल पूछेगी, लेकिन वह केवल अपने भावों को थोड़ा नरम करती है। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं, उसके होंठ ऊपर उठते हैं। यह अच्छी बात है। फिर उसका हमेशा वाला आलस भरा अलगाव गायब हो जाता है और उसकी जगह कुछ सच्चा आ जाता है। और इसी तरह मैं विवियन के घर 2 हफ्तों तक रुकता हूँ। सबसे अच्छा हिस्सा उसके घर आने का इंतजार करना होता है।
वह अपनी कुकिंग से जूझने के लिए किचन में जाती है, जबकि मैं चौखट के सहारे खड़े होकर उसे देखता हूँ। कभी कभी मैं गर्म पीली रोशनी में उसकी मदद करता हूँ, जब उसके बाल एक जोड़े में बंधे होते हैं। युवा मासूमियत की एक झलक के साथ उसका चेहरा बहुत खूबसूरत लगता है। नरम रोशनी में लिपटी वह एक शांत कोमलता बिखेरती है। पिछली जिंदगी की उस क्रूर और निर्णायक मिस विवियन की तुलना में वह अब ज्यादा कोमल और छोटी दिखती है। यह उसकी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे जैसे विवियन की कुकिंग दिन ब दिन सुधरती जाती है, हेल परिवार आखिरकार खुद को और नहीं रोक पाता। मुझे लगा था कि हेल परिवार ब्रैंडन को बिना लड़े जेल नहीं जाने देगा, लेकिन मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे मुझे असली अपराधी बताने के लिए फ्रैंक के मैनेजर को रिश्वत देंगे। इतने बेशर्म, इतने नी। आद्रिन हमारा सगा बच्चा नहीं है। उसे जन्म के समय बदल दिया गया था। ब्रैंडन हमारा असली बेटा है। ब्रैंडन मेरे अपने खून का कतरा है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे दिन नहीं देखे हैं। अब उसे फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। आद्रियन, तुमने सच में मेरा दिल तोड़ दिया है। रोना बंद करो मॉम, उदास मत हो। आद्रियन ने जरूर किसी घबराहट के पल में यह गलती की होगी। अगर मैं उसके लिए उसकी सजा भुगत पाता तो मैं खुशी खुशी ऐसा करता। जब तक वह आपके लिए वहां रह सके। गलती करने वाले को जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। जो तुम्हें नहीं सहना है उसे तुम्हें सहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ। अपना सिर उठाओ ब्रैंडन, उनका सामना करो, डरो मत। ओद्रियन हेल परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक पाला। हम उम्मीद करते हैं कि तुम आगे आओगे और अपनी गलती का प्रायश्चित करोगे। वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर मेरे खिलाफ गुस्सा फूट पड़ता है। वे मुझे एहसान फरामोश कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने किए की जिम्मेदारी नहीं लेता। वे मुझे एक ऐसा गद्दार कहते हैं जो उसी हाथ को काटता है जिसने उसे खाना खिलाया। मेरे निजी अकाउंट भी खंगाल लिए जाते हैं। हर दिन मेरा इनबॉक्स भर जाता है। मैं उनकी परवाह करने वालों को जवाब देता हूँ और किसी भी ऐसे व्यक्ति को ब्लॉक कर देता हूँ जो मुझसे गुनाह कबूलने की मांग करता है। यहाँ तक कि पुराने सहपाठी भी यह पूछने के लिए फ़ोन करते हैं कि मैं कैसा हूँ। बाहरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। चाहे हेल परिवार कितना भी तूफान क्यों न खड़ा कर दे। जब तक पुलिस ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं निर्दोष हूँ। मैं क्यों घबराऊं और खुद को साबित करने के जाल में फंसूं। एक दिन विवियन को खबर मिलती है। वह भागकर घर आती है और जैसे ही वह अंदर आती है वह कहती है, आद्रियन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक हल्की सी मुस्कान देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपनी बात के बीच में ही न जाने क्यों मुझे अचानक अपनी पिछली ज़िंदगी की हमारे बीच की एक तीखी बहस याद आ जाती है। मैं इसे तीखी बहस कहता हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि विवियन मेरे साथ बहुत अच्छी रही थी और इससे कई लोगों को जलन होती थी। किसी ने मेरे जेल जाने की कहानी लीक कर दी थी और इंटरनेट गालियों से भरा हुआ था। अंत में बात सिर्फ एक चीज़ पर आ गई। मैं विवियन के लायक नहीं था। विवियन मेरे लिए अफवाहों को दूर करना चाहती थी। इसलिए वह चाहती थी कि हम एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हों और गपशप करने वालों के खिलाफ मुकदमा दायर करें। लेकिन मुझे यह गैर ज़रूरी लगा। आखिरकार मैं जेल जा चुका था, मेरा ज़मीर साफ था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि विवियन को आलोचनाओं में घसीटा जाए। लेकिन इससे विवियन को गुस्सा आ गया। उसने रूखेपन से मुझसे पूछा था, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो? उस समय मैंने केवल यही सोचा था कि अफवाहों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। विवियन को वह गपशप बेतुकी और अनुचित लगी। एक लंबी खामोशी के बाद वह एक हल्की मजाकिया हंसी हंसी और कोमलता से बोली, तुम भले ही एक साफ नाम के साथ जी रहे हो, लेकिन मैं किसी को तुम पर उंगली उठाते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं चुप रहा था और मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। जब विवियन गई तो मैंने केवल उसकी अकेली तन्हा आकृति को देखने के लिए उसकी ओर देखा था। मुझे तब थोड़ा पछतावा हुआ था। मैंने सोचा था कि शायद मुझे बस मान लेना चाहिए। यह बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आखिरी बार होगा जब मैं उसे देखूंगा। उसकी मौत के बाद मैंने खुद से बार बार पूछा, मैं उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। मैंने उसे क्यों नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस करता था। उसकी अंतहीन परवाह, उसका समर्पण। क्या मैंने सच में नहीं देखा था कि वह मुझसे प्यार करती थी? मुझे पता था, मुझे हमेशा से पता था। लेकिन मैं एक स्वार्थी कमीना था जिसने प्यार को हल्के में लिया। मुझे यकीन था कि विवियन अंत तक मेरे साथ रहेगी। मैं स्वार्थ में उसके प्यार में डूबा रहा। लेकिन मैंने कभी उसके बेचैन दिल को शांत करने की कोशिश नहीं की जब तक कि वह चली नहीं गई। मैंने जाना कि प्यार क्या था, लेकिन बहुत देर से एहसास होने वाले प्यार के लिए। सबसे क्रूर बात यह है कि कभी कबूल करने का मौका न मिले। बिना किसी दूसरे मौके के इसे हमेशा के लिए खोने से पहले कभी करीब ना पाना। यह पुनर्जन्म मेरे लिए भगवान का उपहार है। इसे सही करने का एक मौका। मैं विवियन को कसकर गले लगा लेता हूँ। एक कोमल हाँफती हुई आवाज़ के साथ मैं कहता हूँ, हाँ, मेरी मदद करो। मैं उसे देखता हूँ। मेरा दिल अनगिनत भावनाओं से भरा हुआ है। मेरे पिछले जीवन के धुंधले टुकड़े रिकॉर्डर से मिले उस शर्मीले कोमल इकरार के साथ बुन जाते हैं, जिससे मेरा सीना दर्द और जज्बातों से भर जाता है। मैं मुस्कुराता हूँ, शिष्टाचार के लिए नहीं, बल्कि एक तरह की राहत भरी गर्माहट और भरोसे के साथ। इस बार मैं उसे खुद से दूर नहीं करूंगा। मैं उसे अकेले समर्पण में खामोशी से सब कुछ सहने नहीं दूंगा। विवियन गजब की तेजी के साथ कदम उठाती है। वह घटना वाले दिन फिल्म सेट के आस-पास के हर संभव कैमरे की गुप्त जांच शुरू करने के लिए सिनक्लेयर परिवार की पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। ठीक उसी तरह जैसे उसने भविष्यवाणी की थी। भले ही हेल परिवार ने जल्दी से साफ सबूत मिटा दिए थे, कोई भी योजना एकदम सही नहीं होती। उस दिन इलाके में शूटिंग कर रहे आसपास की दुकानों, सड़कों और अन्य फिल्म क्रू के कैमरों को खंगालने पर हमें आखिरकार कई धुंधले लेकिन अहम वीडियो मिल जाते हैं। फुटेज स्पष्ट नहीं है, लेकिन ब्रैंडन की खास जैकेट और उसके चमकते हुए हाईलाइट किए गए बाल साफ तौर पर उसे अभिनेता फ्रैंक के साथ तीखी बहस करते हुए दिखाते हैं। और हाथापाई में वह फ्रैंक को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। फुटेज हाई रिजोल्यूशन वाला नहीं है, लेकिन यह मामले का खुलासा करने के लिए काफ़ी है।
ब्रैंडन को साफ तौर पर किसी माध्यम से पता चल जाता है कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। एक चूहे की तरह घिर जाने पर वह विवियन का अपहरण करने के लिए आदमियों को भेजता है और मुझे फोन करता है। बदले में मूल सबूत की मांग करता है। आद्रियन सबूत सौंप दो, वरना किसे पता कि विवियन के साथ क्या होगा। बंद पड़े गोदाम नंबर 3 में अकेले आना, हर एक मूल कॉपी साथ लाना। ब्रैंडन की आवाज में पागलपन घुला हुआ है। मेरा दिल बेताबी से धड़कता है। मैं उस पते पर मौजूद बंद पड़े गोदाम की ओर भागता हूँ। अंदर ब्रैंडन कुछ खूंखार दिखने वाले गुंडों से घिरा हुआ खड़ा है। यह कहाँ है? ब्रैंडन मांग करता है। तुम्हें यूएसबी ड्राइव चाहिए, तुम इसे ले सकते हो, लेकिन पहले विवियन को जाने दो। ब्रैंडन की आंखों में लालच और जीत की चमक कौंधती है। और ठीक उसी पल मैंने उसके बगल में खड़े गुंडों को पहचान लिया। ये वही आदमी है जिन्होंने मेरे पिछले जन्म में मुझे जेल में सताया था। इसलिए यह कभी कोई इत्तेफाक नहीं था। शुरू से अंत तक यह सब ब्रैंडन की साजिश थी। वह सिर्फ इतना नहीं चाहता था कि मैं इल्जाम अपने सिर ले लूं। वह चाहता था कि मुझे जेल में प्रताड़ित किया जाए और मैं कभी बाहर ना आ पाऊं। मेरा पूरा दिमाग गुस्से से भर जाता है। मैं ब्रैंडन को यूएसबी ड्राइव सौंप देता हूं। जैसे ही मुझे विवियन वापस मिलती है, मैं बी रैंडन पर झपटता हूँ। यूएसबी ड्राइव वापस छीनने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। वे गुंडे साफ तौर पर नौसिखिए नहीं है। वे बहुत जोर से और बेरहमी से मारते हैं। मैं विवियन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ता हूँ। कदम हाइफन दर हाइफन कदम पीछे हटता हूँ। इस हाथापाई में उसे बचाने के लिए मेरी पीठ पर लोहे की रॉड लग जाती है। दर्द आग की तरह जलता है, लेकिन मैं किसी तरह उसे गोदाम से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता हूँ। हम बाहर आ गए, लेकिन यूएसबी ड्राइव अभी भी ब्रैंडन के हाथों में है। वह जीत की खुशी में हंसता है। ड्राइव करो। वह अपने आदमियों के साथ भाग जाता है, यह सोचकर कि सबूत नष्ट होने के बाद वह चैन की सांस ले सकेगा। अगर दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ। नाटक मत करो, मैं ठीक हूँ। पहले से बहुत बेहतर हूँ। फिर कभी अकेले खतरे में मत जाना। मैं वादा करता हूँ। ठीक जब ब्रैंड को लगता है कि सब कुछ सुलझ गया है, जब वह अपना नाम साफ करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की तैयारी कर रहा होता है, सर, फ्रैंक होश में आ गया है। वह कह रहा है, आपने उसे धक्का दिया था क्या? पुलिस रास्ते में है। अस्पताल से एक चौंकाने वाली खबर आती है। वह आदमी जो कोमा में चला गया था, फ्रैंक होश में आ गया है। होश में आते ही फ्रैंक पुलिस को बताता है, पहचान करता है कि बहस के दौरान वह ब्रैंडन ही था जिसने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। ब्रैंडन ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया। ठीक उसी समय अटॉर्नी चेस व निगरानी फुटेज पेश करते हैं, जिसे विवियन ने बैकअप के तौर पर तैयार किया था। सबूत को नकारा नहीं जा सकता। ब्रैंडन के अपराध पूरी तरह से सामने आ जाते हैं। पुलिस तुरंत ब्रैंडन को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है। वह घबरा जाता है और अपनी कार में पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए भागता है। पीछा किए जाने के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके आसपास के गुंडे भी कई अपराधों में फंस जाते हैं, जिनमें विवियन का अपहरण करना और मुझ पर हमला करना शामिल है, और उन सभी को पुलिस पकड़ लेती है। जब मिसेज हेल को ब्रैंडन की मौत के बारे में पता चलता है, तो वह इसे स्वीकार नहीं कर पाती हैं। उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वह गहरे अवसाद में चली जाती हैं और पूरा दिन रोती रहती हैं। भारी दुख और एक के बाद एक झटके सहने के बाद मिस्टर हेल को आखिरकार चीजें साफ तौर पर दिखने लगती हैं। उन्हें अपनी पिछली जीद और रूखेपन के लिए गहरा पछतावा होता है। अगर अभी भी सुधार करने का कोई मौका है तो मैं उसे अपनाऊंगा। दुख की इस जगह को छोड़ने और मिसेज हेल को एक नए माहौल में ठीक होने का मौका देने के लिए वह उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने का फैसला करते हैं। शेरी मजबूती से हेल परिवार के बिजनेस को संभाल लेती है। परिवार की भावनात्मक जंजीरों से मुक्त होकर वह आखिरकार अपनी जिंदगी जीती है। मैं अपने ही हाथों से हेल परिवार का झंडा फिर से बुलंद करूंगी। एक गर्म धूप वाली दोपहर में मैं विवियन को ध्यान से अपनी नई खरीदी हुई लिली को काटते छांटते हुए देखता हूँ। रोशनी और परछाई में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा है। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। मैं पास जाता हूँ और पीछे से धीरे से अपनी बाहों को उसकी कमर में लपेट लेता हूँ। मैं अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रखता हूँ और फुसफुसाता हूँ, विवियन, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? विवियन की आंखें कोमल हो जाती हैं, जो तारों की रोशनी से भी ज्यादा चमक रही हैं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, आद्रियन। 2 जन्मों की परीक्षाओं से बचने के बाद प्यार में डूबी हमारी 2 आत्माएं आखिरकार बिना कुछ छिपाए अपने दिलों में छिपे प्यार को उड़ेल देती हैं। पहाड़ों और समुद्रों के पार, समय और जन्मों के पार, अब कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। सब कुछ सुलझ जाने के बाद विवियन के साथ मेरी जिंदगी आखिरकार शांति में लौट आती है। हम अक्सर एक साथ चुपचाप बैठते हैं। हमारी नज़रें बीच बीच में मिलती हैं, या हम एक शांत मुस्कान साझा करते हैं। मैं एक पुनर्जन्म वाली आत्मा हूँ। जिस पल मैं वापस आई, मैं सीधे एचआईएल परिवार के पास गई। लेकिन मैंने पाया कि सब कुछ अभी भी सद्भाव में था। आड्रिन अभी भी पूरे स्कूल का सबसे शांत और सबसे होनहार सपनों का राजकुमार था। अभी वह आदमी नहीं बना था जिसका दिल पिछले जन्म में ही टूट चुका था। आड्री में सुरक्षा की कोई भावना नहीं थी, जेल भयानक थी। जलने वाले लोग भी उससे नफरत करते थे। वे कैदी अक्सर उसे आधी रात में प्रताड़ित करते, इसलिए रिहाई के बाद भी जब वह सो रहा होता था, तब भी जरा सी आहट उसे चौंका कर जगा देती थी, और फिर वह दोबारा सो नहीं पाता था। वह पूरी रात बैठा रहता था। फिर भी दिन के दौरान वह अपना काम बिना किसी गलती के पूरा कर लेता। मेरा आद्रियन बर्फ की तरह नाजुक है, फिर भी एक देवदार के पेड़ की तरह लचीला और मजबूत है। वह ऐसा दिखता है जैसे रोशनी की एक किरण उसे पिघला सकती है, लेकिन सच में उसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ। फ्रेशमैन समारोह में आद्रियन छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप हुआ खड़ा था। मैं दर्शकों के बीच दूर बैठकर उसे देख रही थी। वह आज़ादी से अपना आकर्षण बिखेर रहा था, अपनी प्रतिभा दिखा रहा था, और मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर पूरे ध्यान से उसे सुन रही। यह आद्रियन मेरी यादों वाला एक युवा, शुद्ध और होनहार छात्र था। मंच पर खड़े होकर हवा उससे टकरा रही थी।
उसके बालों को बिखेर रही थी। सूरज की रोशनी उस पर मेहरबान लग रही थी, उसे हल्के सुनहरे रंग में रंग रही थी। उस पल मैं चाहती थी कि समय वहीं रुक जाए। काश मेरे आद्रियन को फिर कभी वे यातनाएं न सहनी पड़े। काश उसकी मुस्कान हमेशा सच्ची हो, उसके दुख हमेशा ईमानदार हों। काश उसे कभी अफवाहें न छुएं, कभी उसका मजाक न उड़ाया जाए। यह कितना अद्भुत होगा। मुझे पता था कि ब्रैंडन देर सवेर परेशानी खड़ी करेगा, इसलिए मैंने पहले ही अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। उस एकांत मंजिल पर जहां वह घटना होनी तय थी, मैंने गुप्त रूप से एक छिपा हुआ पिनहोल कैमरा लगा दिया था। मेरी योजना सही समय पर फुटेज को सामने लाने की थी, ताकि एड्रियन को हमेशा के लिए हेल परिवार की नैतिक जंजीरों से मुक्त किया जा सके। लेकिन इस जिंदगी में उसने गलती नहीं दोहराई। उसने इल्ज़ाम अपने सिर लेने से मना कर दिया। वह उस जगह से बाहर निकल गया जो बहुत पहले ही उसका घर होना बंद हो गई थी, केवल एक छोटा-सा सूटकेस घसीटते हुए। मैंने उसे गिरे हुए गूलर के पत्तों से ढकी सड़क पर चुपचाप चलते हुए देखा। उसके जूतों ने पैरों के नीचे सूखे पत्तों को कुचल दिया, जिससे कोमल कुरकुरी आवाज़ आ रही थी। सूरज की रोशनी ने उसकी परछाई को लंबा और पतला कर दिया था, फिर भी उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसी पल मैं जान गई थी कि आद्रीन का भी पुनर्जन्म हुआ है। मैं उसे घर ले आई। मैं जानना चाहती थी कि वह इससे कैसे निपटेगा। मैं देखना चाहती थी कि वह हेल परिवार से कैसे निपटेगा। मैंने कुछ ना जानने का नाटक किया। मैंने जानबूझकर बहुत देर तक किचन में गड़बड़ी की। सच तो यह है कि मुझे पता था कि मैं विफल हो जाऊंगी। छोड़ो इसे। प्यार का मतलब कभी कोई खेल होना नहीं था। मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या वह मुझे वापस प्यार करता है, अब यह इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। लेकिन मैं उसे एक छोटी सी खामी दिखाना चाहती थी, अपना एक ऐसा पहलू जो पूरी तरह से शांत नहीं था। जब आपस में चिपके हुए भद्दे नूडल्स का कटोरा उसके सामने आया, तो मैंने उसे सन्न होते हुए देखा, और मेरे दिल में छिपी छोटी छोटी योजनाएं धीरे धीरे उसका मार्गदर्शन करने लगी। मैं चाहती थी कि वह उन भावनाओं को खोज निकाले जिन्हें मैंने सालों से छिपा कर रखा था। मैं देखना चाहती थी कि उसका दिल मेरे लिए धड़के, उसकी शांति मेरी वजह से हिले। मुझे बहुत खुश होना चाहिए था। आखिरकार यह वह दृश्य था जिसके लिए मैं 2 जन्मों से तरस रही। लेकिन जिस पल मैंने उसकी आंखें लाल होते देखी, हर योजना, हर एक सावधानी भरा कदम शुद्ध दर्द में बदल गया। छोड़ो इसे। प्यार का मतलब कभी कोई खेल होना नहीं था। मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या वह मुझे वापस प्यार करता है, अब यह इतना महत्वपूर्ण नहीं लगा। बाद में जब ब्रैंडन ने मेरा अपहरण करवाया, तो मुझे पता था कि आद्रियन आएगा। मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वह आए। यह बहुत खतरनाक था। हालांकि इस बार वह अब और चुप नहीं रहेगा, अब और खुद को नहीं रोकेगा। मेरे लिए उसने सबसे सीधा और खतरनाक रास्ता चुना। अंत में आद्रियन ने मेरा हाथ थामे रखा, लड़ते हुए और पीछे हटते हुए, जब तक कि हम आखिरकार गोदाम से बाहर नहीं आ गए। उस दिन आद्रियन ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, उसकी बाहों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ी, जो थोड़ी कांप रही थी। विवियन, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? उस पल मेरे पूरे इंतजार, मेरे पूरे खामोश दर्द को आखिरकार एक घर मिल गया। मैंने अपनी आंखों की चुभन को रोका और अपने प्यार का जवाब दिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आद्रियन। वे कहते हैं कि प्यार करने वाली आत्माएं हमेशा एक दूसरे को ढूंढ ही लेती हैं। मुझे विश्वास है कि जिस दिन हम फिर मिले, उस दिन की धूप इस दुनिया की सबसे गर्म रोशनी थी।